हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। चलिए देख लेते हैं पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से है और इससे किस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः 3 रूप में विभाजित है। ठीक, 3 परतों में विभाजित है जो भूपर्पटी, मेटल और क्रोड के रूप में जानी जाती है। हम देख लेते हैं सीधे सीधे, ये फिगर है, फिगर में दिया गया है। ठीक, ये ऊपर वाली जो ग्रीन है वो भूपर्पटी है और जो ऊपरी परत होती है इसे मेटल कहा जाता है और ये निचला मेटल होता है और जो पीला वाला ये भाग है ये आंतरिक क्रोड है और ये जो दिया हुआ है बाह्य क्रोड है। यानी कि हम बात अगर करें तो भूपर्पटी जो है सबसे पतली है और ऊपरी मेटल और निचला मेटल को मिला के हम एक मेटल के रूप में पढ़ लेते हैं और फिर आंतरिक क्रोड को ऊपरी आंतरिक क्रोड और निचले आंतरिक क्रोड को मिलाकर हम लोग आंतरिक क्रोड के रूप में पढ़ लेते हैं। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम लोग खुदाई करके पता करें तो हम किस प्रकार से इसको पता कर सकते हैं। अगर हम लोग ये खुदाई की हमने, ठीक, मान लेते हैं तो ऊपरी मेटल सबसे पहले निकलता है। सबसे पहले भूपर्पटी निकलेगी, भूपर्पटी, फिर उसके बाद ऊपरी मेटल, फिर उसके नीचे निचला मेटल, फिर बाह्य मेटल और फिर आंतरिक क्रोड। ठीक, इसकी गहराई के हिसाब से देख लेते हैं कि जो भूपर्पटी है वो 35 किलोमीटर तक है। ठीक, और फिर मेटल कितना है, आंतरिक ऊपरी मेटल 700 किलोमीटर तक है और फिर क्या है 2900 किलोमीटर तक है और ये 5262 किलोमीटर तक है क्रोड। और लास्ट में जो आंतरिक क्रोड होता है वो 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। यानी कि केंद्र से इसकी दूरी मान लेते हैं कि पृथ्वी के केंद्र है, केंद्र से इतनी दूरी मिला के 6771 किलोमीटर है। ठीक, अब हम लोग भूपर्पटी की कुछ विशेषताओं को पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि इससे किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। भूपर्पटी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी कहती है। यह पृथ्वी के सबसे पतली और ठोस परत होती है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। यानी कि भूपर्पटी जो दिखाई दी जाती है, देखने को मिलती है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो हमको भिन्न भिन्न तरीके से दिखाई देती है। समुद्र तल से तलहटी में 4 से 7 किलोमीटर तक, महाद्वीपों पर भूपर्पटी का औसत कितना है 35 किलोमीटर तक है। ठीक, और पर्वतों के नीचे उसकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक से भी अधिक पाई जाती है। ठीक, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है कि कहीं पास समतल पाया जाता है मैदान, कहीं पास पठारी पाया जाता है और कहीं पास पर्वत पाए जाते हैं। इसीलिए हम इसको जान सकते हैं कि ये क्या है, तीनों जगह पे सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक, इसमें तीन चीज़ें परतें हैं, क्यों किस चीज़ से मिलकर बनी है वो ये भी देख लेते हैं। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम पदार्थ की अधिकता के कारण इस परत को हम सियाल भी कहते हैं। ठीक, जो ऊपरी परत है उसको हम सियाल भी कहते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं मेटल की। तो मेटल क्या है, मेटल भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे हम मेटल कहते हैं। यानी कि दूसरा वाला जो भाग है, हम लोगों ने जो ऊपर फिगर देखा था उसमें मेटल के बारे में दिया गया था, जिसकी मोटाई कितनी है 2900 किलोमीटर तक गहरी पाई जाती है। मेटल में चट्टानी पिघली अवस्था में पाई जाती है। जो चट्टान होती है वो पिघली अवस्था में पाई जाती है या भूपर्पटी से एक सीमा के द्वारा अलग की जाती हैं। एक सीमा होती है, सीमा के द्वारा अलग होती हैं। ठीक, इसके अंदर अगर देख लेते हैं इसकी जो खोजकर्ता थे वो कौन थे। इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक नामक थे। ठीक, आसान तत्व कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी गंभीर परिस्थितियों में भी इसको खोजने का प्रयास किया था। मेटल का ऊपरी भाग दुर्लभ तापमंडल कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि दुर्लभ तापमंडल किसे कहा जाता है, तो मेटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर तक गहराई वाला होता है। यानी कि इसकी मोटाई कितनी होती है 400 किलोमीटर तक होती है। ज्वालामुखी का विस्फोटक के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्लभ तापमंडल ही होता है। यानी कि ज्वालामुखी द्वारा जो भी विस्फोट होते हैं ज्वालामुखी में, और जो भी
वो लावा बाहर निकलता है, उसका स्रोत क्या होता है? दुर्लभ तापमंडल कहलाता है। मेटल की ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग जो होता है, ऊपरी भाग मेटल होता है तथा शेष भाग निचला मेटल कहलाता है। यानी कि जो हम तो 29 किलोमीटर बढ़ रहे हैं, 29 किलोमीटर में 700 किलोमीटर प्रारंभिक माना जाता है, यानी कि क्या माना जाता है? प्राथमिक स्तर पर यानी ऊपरी मेटल, और द्वितीयक स्तर पर निचला मेटल माना जाता है। इसमें किसकी अधिकता होती है? इसमें सिलिका मैग्नीशियम पदार्थ की अधिकता होने के कारण इसमें इसे सीमा भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अब बात कर लेते हैं क्रोड की। क्रोड पृथ्वी का सबसे निचला भाग कोर कहलाता है। ठीक, क्रोड पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड तो तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक, भारी धातु निकेल और लोहे से बनी होती है, जो भी भारी धातु होती है वो निकल और लोहे से बनी होने के कारण इसे निफे भी कहा जाता है। खनिज के आधार पर आंतरिक संरचना। खनिज के आधार पर पृथ्वी की परत को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा, नंबर 3 निफे। ठीक, 3 भागों में इसको हम लोगों ने बांटा। देख लेते हैं थोड़ा सा इसको स्लाइड के माध्यम से। ये जो है भूपर्पटी, क्रस्ट, मेटल, कोर। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो ये हमारी पृथ्वी है। मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का कुछ भाग, भूपर्पटी का ये भाग मान लेते हैं, ऊपर वाला भाग पृथ्वी का, ये ऊपर वाला भाग, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए यहाँ के किनारे किनारे वाला सभी वाला भाग जो है वो क्या कहलाएगा? हमको भूपर्पटी कहलाएगा। इसका दूसरा भाग हमको क्या कहलाएगा? दूसरा भाग हमको कहलाएगा मेटल। फिर तीसरा भाग क्या कहलाएगा? क्रोड। यानी कि ये बीच वाला भाग क्रोड कहलाएगा। इसी प्रकार इस तरफ से भी देखने को मिल सकता है, इसी प्रकार इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, इस तरफ से देखने को मिल सकता है। यानी कि जहाँ पृथ्वी गोल है तो गोल, और बीचों बीच हम क्या बात करेंगे? पृथ्वी के बीचों में क्या, बीच में क्या पाया जा रहा है? ठीक, क्रोड पाया जा रहा है। ये पृथ्वी के बीचों बीच में क्रोड पाया जाता है। ठीक, और क्रोड की अवस्थाएं अगर हम बना दें तो क्रोड इस तरीके से है, एक आंतरिक है, एक बाह्य है। और जो आंतरिक होता है वो ठोस होता है, जो बाह्य होता है वो पिघले पदार्थ में होता है। और मेटल की बात करें तो मेटल को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक, मेटल को अगर 2 भागों में बांटेंगे तो ये हमको तरल अवस्था में प्राप्त होगा। भूपर्पटी को हम 1 भाग में बांटते हैं क्योंकि चारों तरफ, लेकिन इसकी ऊंचाई सेम नहीं होती है। ठीक, ये भूपर्पटी हो गई, ये मेटल का आंतरिक ऊपरी भाग हो गया, ये मेटल का आंतरिक भाग हो गया, ये क्रोड हो गया, ये क्रोड का आंतरिक भाग हो गया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की। मोह परत, सियाल या भूपर्पटी को सीमा मेटल ये इससे अलग करती है। ठीक, उसके बाद गुटेनबर्ग परत जो होती है, गुटेनबर्ग परत ये जो दिया हुआ है, ठीक, सियाल है, सीमा है, निफे है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोह परत, इसको कहते हैं गुटेनबर्ग परत, इसे कहते हैं लेह मत परत। यानी कि जो हमने अभी 3-4 भाग पढ़े हैं ये पृथ्वी के, इसके अंतर्गत ये परत और ये परत उसी का नाम दिया गया है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मेहन परत निफे या कोर को 2 भागों में विभाजित कर देती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के से केंद्र की दूरी, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6,371 किलोमीटर या फिर 6371 किलोमीटर मानी जाती है। केंद्र से त्रिज्या जो होती है, यानी कि हम पृथ्वी बना लेते हैं, उसकी त्रिज्या को देख लेते हैं। ये पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या को अगर देखना होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग जो है, ठीक, हम बनाने का प्रयास करते हैं और समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये जो भाग है ये पृथ्वी का पूरा व्यास हो गया। इस व्यास को अगर हम 2 भागों में काट दें तो ये त्रिज्या हो गई, आधी त्रिज्या ये हो गई, आधी त्रिज्या ये हो गई। कलर बदल दें ताकि और समझ में आ जाए। ये जो है त्रिज्या हो गई और ये जो त्रिज्या हो गई, किसकी? पृथ्वी की त्रिज्या है ये। ठीक, ये पृथ्वी का क्रोड मान लेते हैं हम लोग। ठीक, इसके आधे भाग को यानी त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या की लंबाई कितनी है? लगभग किलोमीटर में 6,371 किलोमीटर। पृथ्वी के ऊपरी सतह को केंद्र की ओर जाने पर ताप बढ़ जाता है, तो ताप होता है और घनत्व बढ़ता रहता है। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह के ऊपर जाएंगे तो ताप और घनत्व बढ़ता जाएगा तथा आयतन में कमी आती रहेगी। पृथ्वी की औसत घनत्व कितना है? 5.5 किग्रा प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट में। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 किग्रा प्रति घन सेंटीमीटर।
ठीक, आगे देख लेते हैं सेल किसे कहते हैं तथा इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। सेल क्या होती है? चट्टान। चट्टान खनिज पदार्थ के मिश्रण से बना पदार्थ होता है जो सेल होता है। निर्माण के आधार पर चट्टानों को 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, कौन कौन सी है? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित या कायांतरित सेल के रूप में। ठीक, आग्नेय सेल की कुछ विशेषताएं हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। आग्नेय चट्टान, आग्नेय लैटिन भाषा का शब्द है जो अग्नि के रूपांतरण है, जिसे अग्निस का अर्थ होता है आग। पृथ्वी के अंदर की परत में जाने से तापमान बढ़ने से ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाता है और द्रव जो मैग्मा परिवर्तित हो जाता है, द्रव को मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है तो इसे लावा कहा जाता है। लावा ठंडा होने पर अग्नीय चट्टान का निर्माण करता है। यानी कि मान लेते हैं कि जो गर्म अवस्था में है वो जब बाहर निकलेगा। देखिए, हम पहले आपको बताते हैं कि भूकंप कैसे आते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इस क्षेत्र में अगर भूकंप आ रहे हैं, ठीक, इस क्षेत्र में भूकंप आ रहे हैं तो ये क्रोड से टकराते हैं। ठीक, इस क्षेत्र में तो ये क्रोड से टकराएगा और यहाँ से जो मटेरियल निकल के पृथ्वी की सतह से बाहर निकलेगा तो उसको हम भूकंप कहते हैं। और भूकंप में जो भी पदार्थ बाहर निकलते हैं, ठीक, जो भी पदार्थ भूकंप में बाहर निकलते हैं, ठीक, मान लेते हैं कि ये निकल रहा है पदार्थ, ये निकल रहा है पदार्थ, ये निकल रहा है पदार्थ, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह में टकरा के ठंडे हो जाते हैं। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये चट्टान का रूप ले लेते हैं। इसी को हम चट्टान कहते हैं या फिर अग्नीय चट्टान कहते हैं। इसमें मुख्यतः किन की चीज़ों की विशेषता होती है? इसमें मुख्यतः ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बैग्ब्रो और डायोराइट अग्नीय सेल के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। यानी कि कुल मिला के इतने प्रकार के ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है और डायनोराइट अग्नि सेल के उदाहरण पाए जाते हैं। ये सब प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। तो मुख्यतः ये देखा जाए तो अग्नीय चट्टान से ही सारी चट्टानों का निर्माण होता है। भारत के दक्षिणी का पठार अधिकतम अग्नीय चट्टानों से निर्मित है। अग्नेय शहरों के नाम से जाना जाता है, निर्मित है। ठीक, अग्नेय चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये गर्म तल से निकलती है। इसमें जीवाश्म कैसे होंगे? सब कुछ जल जाएगा अगर होगा तो। ठीक, इस चट्टानों में परत नहीं पाई जाती है, जो भी है वो ठोस पाया जाता है। ठीक, अग्नेय चट्टानों से सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिजों की प्राप्ति होती है। क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या है? क्रोड ठोस अवस्था में पाई जाती है। जब वो पिघली अवस्था में रहती है, जब पिघल के बाहर निकलती है तो उसमें पूरी धात्विक है। हमारी पृथ्वी धात्विक है, इसलिए बाहर निकलता है मटेरियल जो भी निकलता है तो उसके अंदर सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं अवसादी सेल की। अवसादी सेल, इसकी प्रमुख क्या विशेषताएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं? अवसादी सेल की कक्षा 6 की किताब चल रही है अभी, इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की किताबों से पढ़ रहे हैं और उसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो कक्षा 6 की किताब है। ठीक, अवसादी चट्टान का निर्माण अग्नेय चट्टान के अपक्षय तथा अपरदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अपक्षय अपरदन की जो क्रियाएं होती हैं उससे अवसादी चट्टानें बन जाती है। लोयस इसका जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण माना जाता है। ठीक, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टान ऐसी होती है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, यानी कि प्रारंभ रूप से इसमें पाया शुरू हो जाता है। अवसादी चट्टानों में परत का भी विकास होता है, जिसे हिमालय पर्वत जो भारत का परतदार पर्वत है। ठीक, इसे परतदार चट्टान पाई जाती हैं, यानी कि एक के ऊपर एक झरना परतदार कहलाता है। जिसमें बलुआ पत्थर, इसमें विशेषताएं किस चीज़ की होती हैं? सबसे पहले इसमें देख लें बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि चट्टान पर परतदार चट्टानों का उदाहरण मिलता है। अवसादी चट्टानें नदी घाटी के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक, अवसादी चट्टानों में ईंधन यानी कोयला खनिज की प्राप्ति होती है। अब रूपांतरित चट्टानें के बारे में बात कर लेते हैं, इससे क्या उपयोगी प्रश्न बनते हैं। रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये चट्टानें अग्नीय और अवसादीय चट्टानों में दाब बढ़ने के कारण इन चट्टानों के रंग, रूप, आकार में, घनत्व आदि में परिवर्तन के स्वरूप निर्मित चट्टानें जो रूपांतरित चट्टान कहलाती है। यानी कि जो भी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें जो अपना रूप बदल लेती है, जैसे अग्नीय चट्टान हो गई या अवसादी चट्टान हो गई, ये रूप बदलने के बाद रूपांतरित चट्टान कहलाती हैं। ये चट्टान अत्यधिक कठोर, इसमें जीवाश्म
और परत नहीं पाई जाती। ये अत्यधिक कठोर होती है, इसमें जीवाश्म और परत नहीं पाई जाती क्योंकि ये परिवर्तित हुई होती हैं। कायांतरित चट्टान एक उच्च ताप और दाब में पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ठीक, यह चट्टान मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम जैसे रत्न प्रदान कराती है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ये ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान से नीस रूपांतरित होता है, बेसाल्ट से ग्रीन स्टोन बनते हैं, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है और कोयला से ग्रेफाइट या हीरा बनता है। यहाँ खीरा नहीं होगा, हीरा होगा। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आ गई होगी ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के अन्य पार्टों को। धन्यवाद।